वीरों की भूमि राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला। बलिदान की उन सैकड़ों कहानियों का गवाह रहा हूँ जिन पर वर्तमान को मुझ पर अभिमान है। कभी लहू देकर मेरा सम्मान किया गया तो कभी उन जलती चिता को देखकर मैंने आंसू बहाए। मेरी धरती पर उन बेटों ने जन्म लिया है, उन बेटियों ने जन्म लिया है जिन पर आज भी मुझे गर्व है। आज मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। मैं चित्तौड़गढ़ हूँ। आज मैं अपने इतिहास, वीरतापूर्ण लड़ाइयों, राजपूत शूरता, महिलाओं के अद्वितीय साहस की कई और कहानियां सुना रहा हूँ। दुनिया में वीरता, बलिदान, त्याग, साहस के न जाने कितने किरदार आपने देखे होंगे और सुने होंगे, पर मुझे नाज है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर इतने सारे नायकों से भरी धरा कोई नहीं है। 5वीं सदी में मौर्य वंश के शासक चित्तरांगन मौर्य ने जब 7 मील यानी 13 किमी की लंबाई, 180 मीटर ऊंचाई और 692 एकड़ में फैले इस पहाड़ी पर मुझे बसाया था, तब किसी को कहाँ पता था कि दुनिया का सबसे बुजुर्ग गढ़ में यानी चित्तौड़गढ़ हिंदुस्तान की माटी का तिलक बन जाऊंगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक मान सिंह मौर्य के बाद मेरे पास 728 ईस्वी में गोहिल वंश के शासक आए। गोहिलों के शासन के बाद रावल वंश का शासन चला। कहते हैं गोहिलों ने दहेज में राजकुमारी को ये किला भेंट किया। रानी राजकुमारी से रावल वंश के वंशज बप्पा रावल की शादी हुई थी। 7वीं से 13वीं सदी तक मेरे वैभव का काल था, जब हमारी सुचिता, वैभव और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक कही जाने लगी। लेकिन 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक हमने सबसे बुरा दौर देखा। जाने किसकी नजर हमारे चित्तौड़गढ़ पर लग गई और रावल वंश के शासक रतन सिंह के शासन के दौरान 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। हिंदुस्तान के सबसे सुरक्षित माना जाने वाला अभेद्य दुर्ग सबसे कमजोर भी हो सकता है, ये खिलजी की युद्ध नीति ने पहली बार सामने ला दिया। फिर यहीं से हम हमेशा के लिए कमजोर बनते चले गए। 7 दरवाजों से घिरे मेरे अंदर 7 विशाल दुर्ग दरवाजे हैं जिसे कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन 1303 में खिलजी ने सर्दियों में चारों तरफ से मुझे घेरकर मैदान में डेरा डाल दिया। वो मेरे अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन दुर्ग के अंदर हमारे राशन पानी को बंद कर दिया। 7 महीने में हम बेबस होकर युद्ध के लिए मैदान में आए और हमारे रावल रतन सिंह और उनके 2 बहादुर सेनापति गोरा बादल शहीद हुए। हमारी रूपवती रानी पद्मिनी को 16,000 रानियों के साथ जौहर करना पड़ा। ये पहली बार था जब हमारी वीरता और साहस बलिदान की अमर कहानी दुनिया ने देखी। कहते हैं अलाउद्दीन लंपट स्वभाव का था और पद्मिनी को पाने के लिए युद्ध किया था, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सेना के होते हुए भी वो हमारी महारानी को नहीं पा सका। रावलों के शासन का यही अंत हुआ। 13 साल तक अलाउद्दीन खिलजी और उसके बेटे खेजर ने मेरे ऊपर राज किया। इस दौरान पूरे महल को तोड़ दिया गया और 1000 से भी ज्यादा मंदिर भी तोड़ दिए। ये हमारे ऊपर हुए अत्याचार की इंतहा थी, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसके बाद गोहिल वंश के ही भाई राणा वंश के सिसोदियाओं ने हमारे ऊपर राज किया। 1325 में राणा हमीर ने इसे अपना किला बनाया और राणा वंश यानी सिसोदिया वंश का शासन चलना शुरू हुआ और आखिरी तक मेरे ऊपर सिसोदिया वंश का ही शासन रहा। मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सिसोदिया वंश ने ही राज्य किया और इस वंश में कई प्रतापी राजा हुए। राजा रतन सिंह से लेकर महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा भी चित्तौड़गढ़ के महान राजाओं में से एक हुए। इन राजाओं ने चित्तौड़गढ़ को एक अलग पहचान दिलवाई। रानी पद्मावती की कहानी तो आपने सुनी, लेकिन राणा सांगा की पत्नी कर्णावती का भी बलिदान भी हमारे गर्भ में छिपा है।
जब गुजरात के शासक अहमद शाह ने 1535 ईवी में चित्तौड़ पर हमला किया, तब बाबर के साथ खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा की मौत हो चुकी थी। राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य के व्यवहार से परेशान किसी राजा ने हमारी मदद नहीं की तो कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजते हुए लुटेरे अहमद शाह के खिलाफ मदद मांगी। हुमायूं को कर्णावती का संदेशा देर से मिला और मदद करने वो नहीं आ पाया। 2 साल की लड़ाई के बाद अहमद शाह की जीत हुई तो 1537 ईवी में हजारों रानियों के साथ एक बार फिर कर्णावती ने मेरे अंदर दुर्ग में जौहर किया। राणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ मेड़ता की राजकुमारी की शादी हुई, लेकिन मीरा का मन कभी रानीवासा में नहीं लगा। वो तो गोपाल नंदलाल यानी कृष्ण के मंदिर में ही बैठी रहती है। राणा कुंभा ने बाद में मीरा का मंदिर ही बना दिया, जो आज भी चित्तौड़गढ़ में मौजूद है। जब अकबर ने एक बार फिर 1567 ईवी में मेरे ऊपर हमला किया तो उदय सिंह मेरे ऊपर राज करते थे। अकबर ने पूरी तरह से किले को बर्बाद कर दिया। एक बार फिर फूलकंवर के नेतृत्व में मेरे अंदर जौहर हुआ। तब हमारे राजा उदय सिंह ने 1568 में अकबर के संधि के अनुसार मुझे छोड़कर उदयपुर को अपनी राजधानी बना लिया। तब तय हुआ कि चित्तौड़ यानी मैं हमेशा के लिए वीरान रहूंगा और यहाँ कोई निर्माण नहीं होगा। दरअसल दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों को हमेशा डर सताता था कि अगर चित्तौड़ आजाद और आबाद रहा तो कभी दक्षिण नहीं जीत पाएंगे। मुगलों के साथ बारूद भारत में युद्ध में प्रयोग होने लगा तब तो हम बिल्कुल असुरक्षित हो गए थे। मगर मेरी गोद वीर पुत्रों से खाली नहीं थी। 16 साल तक मेरी गोद में खेले महाराणा प्रताप को सरदारों ने चित्तौड़ का शासक घोषित कर दिया। मैंने आखिरी हमला दिल्ली की गद्दी पर बैठे अकबर का देखा और फिर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन गया। उदय सिंह की हार हुई और मुगल की संधि के अनुसार इस किले को सिसोदिया वंश को छोड़ना पड़ा। उदय सिंह ने अपनी राजधानी उदयपुर बना ली, मगर उनके जेठ पुत्र महाराणा प्रताप इसे भुला नहीं पाए। वो इसी किले की तलहटी से अकबर से 2-2 युद्ध लड़े और आखिरी बार हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। ये युद्ध हिंदुस्तान के सबसे मजबूत शासक और मुट्ठी भर लड़ाकों के साहस की लड़ाई थी, जिसे दुनिया प्रताप की वीरता के लिए याद रखती है। प्रताप और उनके हथियार बनाने वाले गडरिया लुहारों ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मुझे नहीं पालेंगे वो किले में प्रवेश नहीं करेंगे। भारत आजाद हुआ तो खुद देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गडरिया लुहारों को लेकर 1955 में मेरे अंदर यानी किले में प्रवेश किया। 1905 में अंग्रेजों के समय से अब तक हम दिल्ली की सरकार के अधीन रहे, मगर तब से हमारी सार संभाल ही हो रही है। मैंने दुनिया के खूंखार से खूंखार आक्रांताओं और हमलावरों की खून की होली देखी है। मैं सब जानता हूँ। मुझे मेरी हिफाजत करनी आती है। मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मैं चित्तौड़ हूँ।